नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे रीट की तैयारी कर रहे हैं और कल हमने पढ़ा था कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर औद्योगिक प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश जो प्रभाव रहे वो हम पढ़ रहे हैं। और कल के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर मतलब भारतीय कृषि व्यवस्था पर उद्योगों का ब्रिटेन का क्या प्रभाव पड़ा। आज हम पढ़ेंगे कि भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा और धन का बहिर्गमन किस तरह से किया गया। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। भारत में 1800 से 1850 के बीच का समय अनऔद्योगिकीकरण या फिर विउद्योगिकीकरण के नाम से जाना जाता है। कब का समय? 1800 से लेकर 1850 का समय। क्यों? क्योंकि 1757 में अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध जीत ही लिया था। उसके बाद में क्या हो गया था? उसके बाद में अंग्रेजों का ही अधिकार हो गया था हमारे व्यापार पे, मतलब बंगाल और बंगाल के अधीन आने वाले सारे क्षेत्रों पर जब अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो ये माना जाता है कि लगभग हमारे मोस्टली व्यापार पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। तो फिर उन्होंने क्या किया? अपने लाभ से व्यापार करना स्टार्ट कर दिया और भारत के व्यापार को ध्वस्त करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर इस काल में हमारे उद्योगों को तो वो खराब करते जा रहे थे और अपना औद्योगिक विकास करते जा रहे थे। इस काल में जहां ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहा था, वहीं भारत में औद्योगिक पतन का दौर चल रहा था। ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति से क्यों गुजर रहा था? क्योंकि भारत का जो सारा कच्चा माल था वो तो यहाँ से वो ले जाते थे। भारत में वो फसलें भी इस तरह की उगवाते थे, व्यापारिक फसलें, जो वहाँ ले जाकर उनका उपयोग वो कर सके, है ना। हमारे पास तो खाने लायक फसल भी वो उगाने देते नहीं थे, है ना। तो क्या हुआ कि अगर भारतीयों के पास खाने के लिए फसल नहीं है, भारतीयों के पास उद्योग लगाने के लिए कच्चा माल नहीं है, तो भारतीय उद्योग लगाएंगे कहाँ से? तो भारत में तो जो हस्तकरघा उद्योग था, है ना, जो कृषि उद्योग था, सब कुछ तो उन्होंने बर्बाद कर दिया था। यहाँ से कच्चा माल इतने सस्ते दामों पर वो ले जाते थे और अपने यहाँ पे ले जाके क्या करते थे, उसका उसका प्रोडक्ट बना के लाते थे और उसे इंडिया में बेच देते थे। इंडिया के रूप में उन्हें एक बड़ा बाजार भी मिल रहा था और इंडिया उनके लिए कच्चा माल का सोर्स भी था। तो क्या हुआ? वहां तो उद्योगों की बाढ़ लग गई और इंडिया ही नहीं, इंडिया जैसे कई उपनिवेश उस समय ब्रिटेन के पास में थे। तो उस समय ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में परंपरागत भारतीय हस्तशिल्प और अन्य उद्योगों के पतन ने भारी निर्धनता और बेरोजगारी को जन्म दिया। भारत में जो परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग था उसको उन्होंने बंद करवा दिया, बर्बाद करवा दिया, और अन्य उद्योगों के पतन से भारत में क्या हुआ? निर्धनता आ गई और बेरोजगारी आ गई। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि कंपनियों और ब्रिटिश पूंजीपतियों ने मिलकर भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को पूर्णतः नष्ट कर दिया। किसने? कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और इसके बाद में 1813 और 1833 के एक्ट के द्वारा जो अन्य व्यापारियों को, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार खत्म करके हर प्रकार के अंग्रेज को भारत में व्यापार करने की जो छूट दे दी गई थी, तो और पूंजीपतियों की बाढ़ आ गई, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो इनसे क्या हुआ? इनसे हुआ ये कि इन लोगों ने भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। करघा और चरखा, जो पुराने भारतीय समाज की धुरी के रूप में प्रसिद्ध थे, को तोड़ डाला और भारतीय बाजारों को लंकाशायर और मैनचेस्टर के कपड़ों से भर दिया। दोस्तों, कपड़ों, अब लंकाशायर और मैनचेस्टर यूरोप के ब्रिटेन के दो शहर हैं, और ये मैनचेस्टर जो है वो कपड़ों के लिए फेमस है। इसीलिए तो हम बोलते हैं, जैसे भारत का मैनचेस्टर क्या है? अहमदाबाद है, या फिर दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर क्या है? मुंबई है ना, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो वो इसलिए बोलते हैं कि मैनचेस्टर जो था उस समय भी, और आज तो बहुत कम हो गया, कपड़ों का हब माना जाता था कपड़ा निर्माण के लिए। तो अपने यहाँ पे अहमदाबाद में, सूरत में, इधर कपड़े ज़्यादा बनते हैं, तो हम भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो क्या हुआ कि हम तो क्या करते थे, चरखे से सूत काट के फिर कपड़ा बनाते थे। तो हमारे यहाँ पे बनने वाला तो कपड़ा मोटा होता था, है ना, और बनने में टाइम भी लगता था। लेकिन अंग्रेज क्या करते थे कि यहाँ का जो कच्चा माल है, सूती सूती जो कपास है, उसको तो यहाँ से ले जाते थे। अब कपास ले गए तो फिर कपड़ा हम बनाएंगे किससे, है ना, किसका सूत काटेंगे? जब हमारे पास सूत ही नहीं होगा तो किसका कपड़ा बनाएंगे? तो वो क्या करते थे, यहाँ से तो ले जाते थे और बहुत ही सस्ते दामों पे, जैसे 50 रुपए की कपास यहाँ पे ले गए और उससे फिर कपड़ा बना के ला रहे हैं, और उसी कपड़े को 200 रुपये में यहाँ आके बेच रहे हैं। तो वो दोगुना तिगुना फायदा यहाँ पे उठाते। दोगुना तिगुना तो बहुत कम है दोस्तों, वो 10-10 गुना, 20-20 गुना व्यापार में फायदा उठाते थे, है ना। तो भारतीय जो करघा और चरखा उद्योग था, जो भारतीय समाज की धुरी के रूप में प्रसिद्ध था। हर एक घर में चरखा और करघा चलता था दोस्तों उस टाइम पे, और अपने कपड़े खुद बनाए जाते थे। उसको पूरी तरह से बर्बाद करके लंकाशायर और मैनचेस्टर के कपड़ों से हमारे बाजारों को भर दिया उन्होंने।
अंग्रेज पूंजीपति भारत में पूंजी निवेश इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वह अपनी अतिरिक्त पूंजी को सुरक्षित तरीके से यहाँ नियोजित कर सकते थे। यहाँ मजदूरी सस्ती होने से मुनाफा ज़्यादा था, साथ ही गृह उद्योग हेतु सस्ता कच्चा माल भी निरंतर ये प्राप्त कर सकते थे। और इन्हीं उद्देश्यों से 1860 में इन्होंने वित्तीय पूंजीवाद का प्रारंभ हुआ। देखो, भारतीय पूंजीपति भारत में निवेश क्यों करते थे, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे निवेश इसलिए करते थे कि निवेश करके जो जो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है ना, उसको क्या करते थे, उसको वो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते थे। मतलब यहाँ के रेलवे उद्योग में अगर वो आ रहे हैं, रेलवे उद्योग में दोस्तों हमारे लाभ का एक नियम चलाया हुआ था कि आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो चाहे इंडिया में ट्रेन घाटे में चले चाहे फ़ायदे में चले, आपको इतने % मुनाफा तो फिक्स है कि मिलेगा ही, है ना। तो उनको वो मुनाफा तो मिलता ही था, उसके अलावा क्या होता था, और भी ज़्यादा मुनाफा मिलता था, क्योंकि व्यापार तो यहाँ पे उनके लिए तो बहुत अच्छा था, क्योंकि हमें तो हर चीज़ बहुत महंगे दामों में बेची जाती थी, है ना। तो उस मुनाफे को वो क्या करते थे, और ज़्यादा फिर यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाते थे। हर एक व्यापारी यही करता था कि यहाँ पे और ज़्यादा इन्वेस्ट करता था, मजदूरी यहाँ पे सस्ती थी और मुनाफा यहाँ पे ज़्यादा था, है ना। और इसके अलावा अगर वो इंडिया में कोई भी उद्योग लगा रहे हैं तो सस्ता कच्चा माल इन्हें यहाँ पे प्राप्त हो ही रहा था। तो इन उद्देश्य से क्या हुआ कि मतलब भारत का ही पैसा भारतीयों से ही खाया जा रहा है, यहाँ पे ही उद्योग लगाए जा रहे हैं, हमें ही वो चीज़ बेची जा रही है, लेकिन हमारा कुछ नहीं है उसमें, हम तो सिर्फ काम कर रहे हैं और वो भी बहुत सस्ती दरों पे, और वो भी सिर्फ मजदूर के रूप में। बाकी उच्च पद तो हमें दिए ही नहीं जाते थे, है ना। ये सब करके क्या हुआ, भारतीयों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, और अपना जो भी प्रॉफिट था वो इंग्लैंड ले जाते थे। वहाँ की इकोनॉमी बढ़ती गई और अपनी क्या होती गई, डाउन आती गई। तो ये कहलाया वित्तीय पूंजीवाद। ठीक है। 1860 के बाद में अंग्रेजों द्वारा बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश प्रारंभ हो गया। 1800 से 1757 या 64 से 1764 से लेकर दोस्तों 1860 तक तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मतलब उद्योग वगैरह स्थापित किए, यहाँ से कच्चा माल ले गए, है ना, वहाँ से बना के ला दिए, यही करते थे। लेकिन 1860 के बाद में जब 1833 के एक्ट में जब सारे पूंजीपतियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी गई, तो अब और ज़्यादा पूंजीपति इंडिया में आने लगे। तो फिर क्या हो गया, भारत में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश प्रारंभ हो गया। मतलब अब भारत में पूंजियों का निवेश बहुत ज़्यादा पैमाने पर किया जाने लगा, है ना। मतलब और भी ज़्यादा अंग्रेज आए और ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट करने लगे। पूंजी निवेश अब वे करते कहाँ पे थे, कौन से ऐसे इंडस्ट्रीज थी जहाँ पे अंग्रेज पैसा लगाते थे। पूंजी निवेश के मुख्य क्षेत्र थे सरकार को ऋण, है ना, दूसरा था रेल निर्माण, तीसरा था सिंचाई परियोजनाएं, फोर्थ से चाय और कॉफ़ी, रबड़ के बागान, और फिर कोयला कोयला खाने, जूट मिलें, जहाजरानी, बैंकिंग, ये क्षेत्र थे जिनमें वो आके मतलब एक तो सरकार को लोन देना, है ना, ऋण देते थे वो, है ना। उससे क्या होता था, उनको ब्याज मिलता था, है ना। और सरकार वो ऋण के मतलब ऋण का ब्याज और भुगतान किससे करते थे, भारतीयों के पैसों से करते थे। दूसरा रेल निर्माण, रेल निर्माण तो दोस्तों बहुत ही शानदार ऑप्शन था उनके लिए, उनको प्रॉफिट निश्चित होता था। सिंचाई परियोजनाएं जो यहाँ पे थोड़ी बहुत चलाई जाती थी, उनमें भी उन्हीं लोगों का पैसा इन्वेस्ट करवाया जाता था। इसके अलावा यहाँ पे हमने देखा है कि अंग्रेजों ने बड़े बड़े चाय और कॉफ़ी के बागान यहाँ पे स्थापित किए थे। मजदूरी यहाँ सस्ती थी, और फिर यहाँ से चाय कॉफ़ी ले जाके पहले उन्होंने बागान लगवाए, है ना, और फिर उनसे भारतीयों को काम करवाया, और फिर उसको विदेशों में ले जाके बेचते थे। इसके अलावा कोयले की खानें भी उन्होंने ढूंढ ली थी कुछ कुछ, जूट मिले, जहाज रानी, और बैंकिंग क्षेत्र भी उनके लिए बहुत मोस्ट था। कई तरह के बैंक उस टाइम पे स्थापित किए गए थे। अब है रेल निर्माण में निवेश मुख्य रहा, सबसे ज़्यादा रहा रेल निर्माण में। अब आप सोच रहे होगे कि अंग्रेज भारत में रेल क्यों चलाना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो हमारे लाभ के लिए कोई रेल चलाना चाहते थे, वो इसलिए रेल, चलो आगे आ जाएगा इसमें कि क्यों रेल चलाना चाहते थे। पढ़ते हैं, रेलवे निर्माण यहाँ लाभ की गारंटी व्यवस्था पर आधारित था। मतलब रेलवे निर्माण के उद्योग में एक था कि लाभ की गारंटी, मतलब आपको यहाँ पे लाभ गारंटी से मिलेगा। और क्या गारंटी थी कि यहाँ पे दोस्तों ऐसे था कि आप जितनी पूंजी इन्वेस्ट करोगे ना, जैसे उसका 5% लाभ तो आपको मिले हीगा। मतलब अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो चाहे हमें घाटा हो चाहे फ़ायदा हो, उसके आपको 6 महीने बाद हम लोग 110 रुपये तो देंगे ही देंगे, है ना। तो है ना, ये तो फिक्स था, ये तो हो गई लाभ की गारंटी, है ना। तो रेल, इसके अलावा जो प्रॉफिट हो रहा है वो उनका पर्सनल प्रॉफिट होगा, है ना। अगर लेकिन अगर घाटा भी होता है तो आपको तो लाभ की गारंटी है कि आपको तो 5% 10% का जो लाभ की गारंटी लिखी हुई है वो तो दिया ही दिया जाएगा। उसके अलावा जो प्रॉफिट होता है वो तो आपका है ही है। तो रेलवे निर्माण में निवेश का मुख्य उद्देश्य भारत के कच्चे माल को देश के अंदर के हिस्सों से बंदरगाहों तक ले जाना, और दूसरा उद्देश्य सेना के दूर दराज के क्षेत्रों तक ले जाकर वहां होने वाले विद्रोहों को कुचलना था। अब वो रेल निर्माण कर क्यों रहे थे भारत में, इसलिए कर रहे थे कि जो
एक तो जो भारत से वो कच्चा माल ले जाते थे ब्रिटेन में, है ना, तो भारत के अलग अलग जगहों से ला रहे हैं, कोई जम्मू कश्मीर से ला रहे हैं, कोई साउथ इंडिया से ला रहे हैं, कोई असम से ला रहे हैं, तो इसको बंदरगाहों तक भी तो पहुंचाना था। अब उस समय दोस्तों सड़कें तो इतनी अच्छी थी नहीं और ना ही इतना ज़्यादा गाड़ी वगैरह की व्यवस्था थी। तो उन्होंने क्या सोचा, क्यों ना रेल निर्माण ही कर लिया जाए। रेल निर्माण से हुआ क्या कि इन्वेस्टमेंट भी मतलब ब्रिटिश लोगों का लाभ भी उन्हीं को, है ना। और रेल निर्माण का फ़ायदा क्या होगा कि हम अलग अलग शहरों से माल अपने बंदरगाहों तक पहुंचा सके। जैसे कि अपना गुजरात वाला जो बंदरगाह है, वहां से फिर वो ब्रिटेन को मतलब एक्सपोर्ट कर देते थे ब्रिटेन की तरफ, है ना। तो उस बंदरगाह तक कैसे लाएंगे, तो उस बंदरगाह तक माल लाएंगे इन रेलों के द्वारा, इसलिए उनको ज़रूरत थी रेलों की, है ना। और दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि भारत में अलग अलग जगह विद्रोह है उभरने लगे थे, है ना, छोटे छोटे विद्रोह होने लगे थे हर जगह। तो इन विद्रोहों को दबाने के लिए तो जल्दी से जल्दी कैसे पहुंचा जाए कि जहाँ पर एक जगह तो सारी सेना होती नहीं है। जैसे साउथ में कोई विद्रोह हो गया, सेना तो मोस्टली दिल्ली में या जो भी कहीं हैं उनके ठिकाने थे वहाँ रहती थी, तो उन विद्रोहों को दबाने के लिए बड़ी सेना की आवश्यकता थी, तो तुरंत वहाँ पे पहुंचा जाए, इसलिए भी रेल अब ज़रूरी हो गई थी। तो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए रेलों का निर्माण किया। भारत में जो एक लाइन ये मोस्ट है, आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, भारत में जो प्रथम रेलवे लाइन है वो 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच में लॉर्ड डलहौजी ने बिछवाई थी। तो प्रथम रेल कहाँ चलाई गई थी, अपने बम्बई से ठाणे के बीच में। बहुत बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 1853 में शुरू की गई थी और चलवाने वाला कौन था, लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है। भारतीय उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग वह पहला था जिसमें पूंजी लगाई गई और प्रथम सूती वस्त्र मिल 1853 में कवास जी नानाभाई के प्रयासों से लगाई गई। भारतीय जो उद्योग थे दोस्तों कि अब इस जमाने में भी कुछ भारतीय ऐसे थे जो अपने उद्योग लगा रहे थे और चला भी रहे थे, तो इसमें सूती वस्त्र उद्योग सबसे मेन था। और 1854 के आसपास, 53 और 54 के आसपास नानाभाई कवास जी, इनका पूरा नाम यहाँ पे तो नाना भाई के प्रयासों से, हाँ, इनका कवास जी डाबर भी बोलते हैं इनको। तो कवास जी नाना भाई जो थे, इनके प्रयासों से पहला सूती वस्त्र उद्योग अपने यहाँ पे स्थापित किया गया। तो पहली रेल कब चलाई गई, पहला सूती वस्त्र उद्योग कब प्रारंभ किया गया, ये भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछते हैं रेट जैसे एग्जामों में। इसके अलावा भारतीय पूंजी का प्रयोग जॉइंट बैंकों में भी हुआ, है ना। जॉइंट बैंकों में भी लोग इन्वेस्ट करते थे, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, व्यापारिक और अन्य गतिविधियों के लिए पैसा उधार देना। अब बैंक बनने लगे दोस्तों उस टाइम पे, अंग्रेज आके यहाँ पे बैंक बनाने लगे। और बैंक बना के वो करते क्या थे कि हमारे जो भी व्यापारी हैं, जैसे अब छोटे मोटे उद्योग अपने यहाँ भी लग रहे थे, तो उनको वो पैसा उधार देते थे, है ना। और वो पैसा उधार देते थे, फिर उनसे क्या होता थे, भारी ब्याज लेते थे। अब लेकिन भारतीयों के पास पैसे थे नहीं, तो लेना भी हम उनको पड़ेगा, है ना। तो इसलिए बैंकों में निवेश करना भी एक अच्छा उनके लिए सोर्स था। उस टाइम पे खुले दोस्तों कुछ प्रमुख बैंक ये हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक 1895 में खुल गया था, बैंक ऑफ इंडिया 1906 में, इंडियन बैंक 1907 में, सेंट्रल बैंक 1911 में, आदि बैंक उस समय स्थापित हुए। अब क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव भारतीय उद्योगों पर अच्छा रहा। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, द्वितीय विश्व युद्ध चला 1939 से 45 तक। तो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो भारत जो था ब्रिटेन का उपनिवेश था, है ना। अब क्या हुआ कि ब्रिटेन की हालत थी खराब प्रथम विश्व युद्ध में। तो क्या हुआ कि ब्रिटेन का ध्यान इधर से कुछ कम हो गया, है ना, भारत की तरफ से, उनके उद्योग धंधे नष्ट होने लगे थे, है ना। तो इसका भारत के वातावरण पर पॉजिटिव प्रभाव रहा। कैसे कि भारतीय उद्योगों पर अच्छा प्रभाव रहा, क्योंकि युद्ध के दौरान साम्राज्यवादी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा में कमी आई, क्योंकि वे सभी शक्तियां युद्ध में व्यस्त थी, जो भी बड़ी बड़ी शक्तियां थी युद्ध में लगी हुई थी। और युद्ध के दौरान बने सामानों को देश के अंदर और बाहर एक बड़ी मंडी प्राप्त हुई और हमें कच्चा माल सस्ते में मिला और उत्पादित माल हमारा सस्ते में बिका। सस्ते में नहीं, यहाँ पे अच्छे भाव में बिका आएगा। कि क्या हुआ कि वो सब जो ब्रिटेन वगैरह, अमेरिका वगैरह, यूरोप वगैरह थे, वो सब तो क्या युद्ध में व्यस्त थे। तो जब देश युद्ध में व्यस्त होता है तो वो इकोनॉमी पे ध्यान कहाँ दे पाएगा। इस समय हमने क्या किया, उद्योगों का हमारा विकास किया। जो कच्चा माल ब्रिटिश लोग ले जाते थे वो अब हमारे देश में रहने लगा, क्योंकि वो लोग उधर युद्ध में लगे हुए थे। तो हमें जब कच्चा माल मिलने लगा सस्ते दामों पे, तो हम क्या करने लगे, हम उनकी वस्तुएं उत्पादित करने लगे। और वस्तुएं हमारी, क्योंकि बाहर मांग ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि विश्व युद्ध में उलझा हुआ था उस टाइम पे, है ना। तो डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, तो हमने भारी दामों पे वस्तुएं उस टाइम पे बेची, है ना, क्योंकि भारत तो युद्ध में लगा ही नहीं था ना। तो भारी दामों पे हमने बेची, तो हमें उस समय उस युद्ध का प्रॉफिट मिला।
इस प्रकार 1947 में देश की आज़ादी के समय भारत की स्थिति, जो एक समय एशिया का अन्न भंडार हुआ करता था, आज विश्व का निर्धनतम देश बन गया। तो कृषि उन्होंने बर्बाद कर दी, उद्योग उन्होंने बर्बाद कर दिया। अब भारत करेगा क्या? भारत क्या करता था? भारत सिर्फ उनकी चाकरी करता था। वो जैसा बोलते थे, हमारे राजा सारे उनके गुलाम हो गए थे, उद्योग धंधे हमारे वो छीन ले गए थे, कृषि उन्होंने नष्ट कर दी थी। तो क्या हुआ कि एक समय जो एशिया का अन्न भंडार कहलाने वाला भारत अब एक निर्धनतम देश बन गया। कब? जब वो भारत को छोड़ के गए तब। ठीक है, ये हो गया हमारा उद्योग पे प्रभाव। अब पढ़ते हैं हम धन का बहिर्गमन। धन का बहिर्गमन कैसे उन्होंने किया, क्या किया उन्होंने, वो हम पढ़ते हैं। तो इसको बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। अब दादा भाई नौरोजी पहले राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया। दोस्तों उस समय किसी भी नेता को, सब लोगों को आज़ादी दिख रही थी, अंग्रेज दिख रहे थे, है ना। लेकिन दादा भाई नौरोजी जैसे कुछ महान व्यक्ति भी थे जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की तरफ देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था जा क्यों रही है इतने डाउन, है ना। सबसे पहले उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया, मतलब डाटा कलेक्ट किए उस टाइम पे कैसे करके, और देखा कि कितनी एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो ऐसा करने वाले पहले नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। भारत की बढ़ती हुई निर्धनता की कीमत पर अपने आप को संपन्न बनाने के लिए ब्रिटेन द्वारा भारत के कच्चे माल, संसाधन और धन की निरंतर लूटमार की स्थिति को दादा भाई नौरोजी और रानाडे जैसे राष्ट्रवादियों ने धन का बहिर्गमन कहा। अब धन का बहिर्गमन होता क्या है? किसे धन का बहिर्गमन कहा गया? दादा भाई नौरोजी और रानाडे जैसे लोगों ने बोला कि जो भारत में निर्धनता बढ़ रही है ना, तो उस निर्धनता की कीमत पर क्या कर रहा है? ब्रिटेन अपने आप को संपन्न बना रहा है। तो हमारी बढ़ती हुई निर्धनता की कीमत पर जो ब्रिटेन अपने आप को मतलब संपन्न बना रहा है, वो क्या करता है? भारत के कच्चे माल, संसाधन और धन की निरंतर लूटमार की स्थिति, मतलब हमारा कच्चा माल भी ले जाता है, हमारा संसाधन भी ले जाता है और हमारा धन भी ले जाता है। निरंतर इंग्लैंड वाले लोग लूट के ले जा रहे हैं। इसे क्या कहा? धन का बहिर्गमन कहा। भाई हमारा कच्चा माल भी ले गए, हमारे कोयले वगैरह भी ले गए, और फिर हमारा धन भी ले गए कि उन कच्चे मालों को बेच के जो पैसा आ रहा है ना, उनसे जो चीज़ बना रहे हैं उनका जो पैसा आ रहा है वो भी उनके पास ही जा रहा है। तो ये जो लूटमार की स्थिति मची हुई थी, इसे उन्होंने कहा धन का बहिर्गमन। नौरोजी ने 1867 में उन्होंने एक पेपर निकाला और उस पेपर का नाम था इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, है ना। याद रखिएगा दोस्तों, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया के नाम से बहुतों बार पूछा जाता है कि किसका पेपर है, किसकी पत्रिका है, किसने लिखा था, किसकी बुक है। तो ये बुक है नौरोजी की। कई बार इसे बुक भी लिख देते हैं। तो इस पेपर में पहली बार धन के बहिर्गमन का सिद्धांत उन्होंने इंग्लैंड की संसद में जाके पेश किया था। ये सिद्धांत उन्होंने, और नौरोजी ने कहा था कि भारत का धन बाहर जाता है, मतलब इंग्लैंड वासी भारत का धन ले जाते हैं, और फिर वही धन भारत में ऋण के रूप में आता है। फिर वो क्या करते हैं? यहाँ पे अपने यहाँ के बैंक खोल रहे हैं और हमें उसी धन को संपन्न किससे हो रहे? पैसे किससे कमा रहे हैं? वो हमारा कच्चा माल वो ले गए, वहाँ पे वो उत्पादन कर रहे हैं, उसी माल को लाके वो इंडिया में बेच रहे हैं, है ना। तो हमारे 20 रुपए की चीज़ की वे 400 रुपये हमसे ले रहे हैं, ठीक है। तो पैसे किसके? हमारे। धन किसका? हमारा, ठीक है। तो वो ले गए, ठीक है। और उसी धन को अब वो अमीर हो गए। अब वो क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ही आके बैंक खोल रहे हैं, और बैंक खोल के उसी धन को, मतलब जो हमारे ही पैसे हैं, वो हमको ही उधार दे रहे हैं, और उधार इतने ज़्यादा ऋण पे दे रहे हैं कि हम उनके ऋण चक्र में फंसते जा रहे हैं, और इस ऋण के लिए और अधिक ब्याज, है ना। तो ये क्या हो गया? एक चक्र हो गया। इस प्रकार ऋण का एक कुचक्र बन जाता है कि मतलब हमारा ही धन बाहर जाता है, फिर उस धन को वो हमें ऋण के रूप में देते हैं, और इस ऋण का फिर वो हमसे इतना ब्याज वसूलते हैं कि हमारा सब कुछ नीलाम हो जाता है। तो एक चक्र बन गया। फिर से वो उस ब्याज का जो धन उनके पास इकट्ठा होता जाएगा, उससे वो और अमीर बनते जाएंगे, फिर उससे वो और ज़्यादा ऋण देते जाएंगे, उस ऋण से और ज़्यादा लोग उसमें फंसते जाएंगे। तो ये क्या हो गया? एक कुचक्र बन गया, है ना, धन का। तो ये दादा भाई नौरोजी ने पहली बार इंग्लैंड की संसद में जाके समझाया कि भारतवासियों के साथ हो क्या रहा है भारत में, है ना। तो इसे ही धन के बहिर्गमन का सिद्धांत कहा गया था। दादा भाई ने भारतीयों को उनके ही देश में विश्वास और उत्तरदायित्व के पूर्ण पदों से वंचित करने की नीति को नैतिक निकास का सिद्धांत कहा। अब उन्होंने कहा कि भाई हमारा देश है, हमारे संसाधन है, हमारे पैसा है, लेकिन हमें कोई उच्च पद दिया ही नहीं जाता है। उच्च पद तो सारे अंग्रेज अधिकारी ले लेते हैं, हमें क्या बनाते हैं? वो नौकर, चौकीदार, है ना। ये काम मजदूरी हमसे करवाते हैं, ये काम हमसे करवाते हैं। तो हमारे ही देश में विश्वास और उत्तरदायित्व के पदों से हमें वंचित रखा जाता है। इसको उन्होंने कहा कि नैतिक निकास हो गया, मतलब नैतिक पतन हो गया।
आरसी दत्त एक विद्वान थे दोस्तों। उन्होंने कहा था कि धन निष्कासन के दुष्परिणामों को नादिर शाह जैसे विदेशी आक्रांताओं द्वारा की गई लूटमार से भी अधिक घातक बताया। आरसी दत्त ने कहा कि जो नादिर शाह हमारे यहाँ 1347 या ऐसे कुछ आसपास आया था, तो कहते हैं कि नादिर शाह ने जितना खतरनाक भारत पे आक्रमण किया था और लूटमार मचाई थी ना, उससे खतरनाक लूट किसी ने नहीं मचाई थी, है ना। लेकिन आरसी दत्त यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अंग्रेजों द्वारा की गई जो लूटमार है और धन निष्कासन जो यहाँ से लगातार हो रहा है, वो उसका दुष्परिणाम, मतलब उसका परिणाम जो नादिर शाह ने लूट मचाई मचाई थी ना, उससे भी खतरनाक है। कि भाई नादिर शाह तो एक बार आ गया, ले गया, चला गया, है ना। चलो एक बार चला गया, वो चला गया, है ना, लेकिन हम उसकी भरपाई तो कर रहे हैं, मतलब आगे तो हम फिर से कमाएंगे, फिर से इकट्ठा करेंगे, है ना। लेकिन अंग्रेज क्या कर रहे हैं, लगातार 200 सालों तक, लगातार 200 सालों तक हमारे धन को बाहर लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। हम लोग गधों की तरह मजदूरी किए जा रहे हैं और वो हमारे पैसे लेके जाते रहे हैं, है ना। इंग्लैंड संपन्न बनता जा रहा है और हमारे सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत निरंतर गरीब होता जा रहा है। ठीक है। तो ये उन्होंने कहा कि ये लूटमार नादिर शाह द्वारा जैसे विदेशी आक्रांताओं द्वारा की गई लूटमार से भी अधिक घातक थी, क्योंकि यह प्रक्रिया अनवरत चली जा रही है और वर्ष दर वर्ष बढ़ती जा रही है। तो आरसी दत्त का यह जो कोटेशन है दोस्तों, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये था दोस्तों ब्रिटिश अर्थव्यवस्था मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश लोगों का प्रभाव। उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। इससे बाहर इस टॉपिक में से कुछ जाएगा नहीं, ये मेरा वादा है। लेकिन इस टॉपिक को आप 2-3 बार रिवाइज कर करके देख लीजिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।